16 दिसंबर निर्भया गैंगरेप और मर्डर के बहुचर्चित मामले में दोषियों की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को पवन, विनय और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। चौथे दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन दोषियों के पास क्यूरेटिव पिटीशन और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प ही बचता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को निर्भया केस में चारों दोषी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के मां बाप ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। 2012 में हुए इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सड़क से लेकर संसद तक महिला सुरक्षा के सवाल पर केंद्र सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। 3 फरवरी 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत आईपीसी की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। इसमें बलात्कार से जुड़े नियमों को कड़ा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस में कमी नहीं आई। लेकिन निर्भया पर आए फैसले से एक नजीर जरूर बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा, निर्भया केस से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन में भी चारों आरोपियों को फांसी की सजा बरकरार रखी है। इनमें से 3 आरोपियों ने फाइल किया था कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था उसी पे, लेकिन खारिज कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उससे पहले हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि रेयरेस्ट से रेयर केस है और इसमें इस तरह से कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और रिव्यू पिटीशन जो है उसे भी खारिज इस लिहाज से किया गया है कि इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि इस पर सुनवाई की जानी चाहिए, लिहाजा इसे खारिज किया जाना उचित होगा। तो ये खारिज किया गया है। और इसी मामले को लेकर के हमारा सवाल ये होगा कि हम बदल कितने रहे हैं, क्या सोच बदल पा रही है? कानून का वो भय है, क्योंकि कानून का जो लॉजिक होता है वो यही होता है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। हमारे यहां पे जब ये केस हुआ 16 दिसंबर 2012 को, उसके बाद कानून और सख्त किया गया। चारों तरफ से मांग उठी। वो जो एक गुबार था जिसे हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से सहन किया जा रहा था, वो बाहर आया था। केस निर्भया का था, लेकिन उसके आड़ में बहुत सारे लोग बाहर निकल करके आए कि बस अब और नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात सुधरे नहीं हैं। हमारी कहां कमी है? क्यों हमारा सिस्टम इस मामले में फेल होता दिखाई देता है? आए दिन कभी 1 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा है, कभी 2 साल, कभी 5 साल किसी बुजुर्ग के साथ। तो हालात कहां जा रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम आज के एजेंडे को लेकर किस केस, और यही हमारा है कि हम सोसाइटी में किस ओर बढ़ रहे हैं। योगेंद्र जोशी साहब रिटायर्ड राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हमारे साथ में हैं। शील दवाई जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। निशा सिद्धू जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस नेत्री हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। जोशी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले, जब ये केस हुआ था तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो निर्भया को शायद जानते भी नहीं होंगे,
लेकिन एक पूरे देश बिना किसी लीडरशिप में कैंडल लेके जैसे शाम होती प्रदर्शन, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा नेतृत्वहीन आंदोलन बाहर निकल करके आया था, जो एक बिल्कुल सामाजिक चेतना कह सकता हूं उसको मैं, एक बुराई के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। उससे लगता था कि हालात बदलेंगे, हालात कानून में तो बदले, सख्त कानून किया गया, लेकिन जो समाज में जो एक मैसेज जाना चाहिए था और समाज में जो एक बदलाव देखा जाना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टीवी चैनल्स और हमारे समाचार पत्रों ने जो ये घटना घटी थी उसको इस तरह से समाज के सामने रखा जिस तरह से हुई थी, और वो इतनी घृणित थी कि उसके अंदर जितने लोगों ने उसको पढ़ा, जितने लोगों ने टीवी में उसको देखा, उससे वो इतने उद्वेलित हुए कि इस तरह का एक जनमानस बहुत तेज गति से तैयार हो गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि न्यायपालिका हमेशा जनमानस के अनुसार निर्णय करती है। अगर उसको ये लग जाता है कि इसके अंदर जनमानस ऐसा है कि इनके साथ जाति हो गई है, तो उनके फेवर में करती है, और ये लग जाता है कि इन्होंने इनके साथ जाति की है तो वो उनके फेवर में निर्णय करती है। आज जो न्यायपालिका का निर्णय आया है वो सर्वोत्तम निर्णय है, और मैं ये और कहना चाहूंगा कि मानवाधिकार आयोग, अब आप देखिए कि मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति कैसे हुई। मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति हुई है पुलिस के टॉर्चरिंग करने से, उसी के खिलाफ ये सारा मानवाधिकार आयोग उत्पत्ति हुआ। जबकि मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी क्या बनती है कि इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ रोज अपराध हो रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको गुंडे, बदमाश, बलात्कारी इस तरह से परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के फेवर में सामने खड़े हों। वो काम तो हमने किया नहीं। जब वो काम हमने नहीं किया तो अब वो काम कौन कर रहा है? जनता कर रही है, कि सामने आ रही है पब्लिक को लेके सामने आ रहे हैं, और वो न्यायपालिका और कार्यपालिका और हमारी विधायिका को ये बता रहे हैं कि आपको इस मानवाधिकार की चिंता करनी है। जो ये होता जा रहा है, ये इस तरह की चीजें अब क्रिएट हो गई हैं। और अब मैं एक और बताना चाहूंगा कि ये जो टीवी और अखबार में जो भी इस प्रकार के निर्णय आते हैं, ये निर्णय उस प्रकार के लोग न तो देख पाते हैं, और न ही इस निर्णय की उस प्रकार के लोगों को जानकारी है। हमारे यहां जो ज्यादातर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे तबके के लोगों के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई दुकान पे सामान लेने चली गई, कोई दुकान पे दूध लेने चली गई, तो उनके साथ बलात्कार हो रहा है। इसके बारे में हमारे टीवी चैनलों में, हमारे अखबारों में ये सब बातें तो आती हैं, लेकिन ये बातें जब इसमें जब सजा मिलती है तो ये सजा कभी भी उस अखबारों के माध्यम से, उस टीवी चैनलों के माध्यम से उस प्रकार के लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो पहुंचनी चाहिए। तो एक बड़ी वजह ये मान के चलते हैं आप कि इसकी वजह से अभी जो मैसेज जाना चाहिए था समाज में बदलाव के लिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव रहा है। बिल्कुल अभाव है। मैं ये कहना चाहूंगा कि या तो बाबा लोग उच्च श्रेणी के वो इस प्रकार के कार्य करेंगे तो किस प्रकार से खुलती है, लेकिन जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के, बेचारी खेत में काम करने चली गई, दुकान पे सामान लेने चलेगी, उन बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है वो वही आसपास के या लेबर कैटेगरी के लोग करते हैं या लोअर कैटेगरी लोग करते हैं। तो उस प्रकार के लोगों को अभी भी आपके टीवी को वो नहीं देख रहे हैं, आपके अखबार को वो नहीं देख रहे हैं। तो ये कैसे जाएगी? ये जाएगी जनता के द्वारा। और हमारे जनता के प्रतिनिधि तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बात घटना घटती है तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। अगर उनमें जागृति पैदा हो जाए जनता के प्रतिनिधियों को, तो वो जब चुनाव के लिए वोट लेने जाते हैं तो इस चीज को भी लोगों के अंदर बता सकते हैं, लोगों के अंदर जागृति पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो खाली वोट के लिए करते हैं, इसलिए ये चीज बढ़ नहीं पा रही। मैं आऊंगा आपके पास में वापस। निशा जी हमारे साथ में है। निशा जी, ये केस और रेयरेस्ट से रेयर इस केस को माना गया था और है भी, इसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बावजूद भी
क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मृत्यु दंड होता है तो आदमी में शायद हो सकता है कि कहीं समझ आती होगी, सामने एक मैसेज जाता है, और हुआ भी। लेकिन मैसेज जो समाज में जाना चाहिए था वो मैसेज अभी जा नहीं पा रहा है। घटनाएं जो रुकनी चाहिए थी, आप देखेंगे अगर पूरा हम आंकड़ों में जाएं तो ग्राफ बढ़ रहा है। बेशक दावे किए जाते हों कि पहले से कमी आई, वो आंकड़ों का खेल है, वो पता नहीं कैसे कमी आ रही है, लेकिन आए दिन हम देखते हैं। ये स्थितियां कैसे बदल सकती है? क्योंकि कानून अपना काम कर सकता है, सरकारें कानून को और सख्त कर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदलाव समाज में नहीं दिखाई दे रहा है। बेशक सही बात है। किसी हद तक मैं योगेंद्र जोशी जी की बात से भी सहमत हूं कि एक तो निर्भया का आंदोलन था जो आम जन का आंदोलन बना। सबको लग रहा था कि शायद हमारी बेटी के साथ या हमारी बहन के साथ ये घटना घटी है, इसलिए नौजवान भी निकले, बच्चे बूढ़े, हर कोई सड़क के ऊपर आ गया। तो एक वो अभिव्यक्ति थी इस तरह से कि लोगों को अंदर आ गई थी। तो उस तरह का जो मानस है वो दोबारा कहीं देखने को मिला नहीं। कानून, बेशक कानून में बदलाव हुए 2013 में आईपीसी के अंदर, लेकिन वो उस तबके तक नहीं पहुंच पाए हैं जो अपराध कर रहा है। वो नहीं आपका टीवी देख रहा, वो नहीं आपका अखबार पढ़ रहा, वो ना ही उसको कानून की जानकारी है। तो यहाँ पे भूमिका जो है प्रशासनिक उस अमले की है जो बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े बजट और प्रोजेक्ट उठाता है उसके लिए, या एनजीओ के नाम पे कुकर मुत्ता और उनको सेमिनार, कार्यशाला, ये वर्कशॉप, वो वर्कशॉप के नाम से फंड अलॉट किया जाता। ये निश्चित तौर पे आम जन तक पहुंचाने की इस बात को या कानून में हुए बदलाव की जानकारी देने की जवाबदेही थी जो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और दूसरा वो तबका जिसमें उस गांव का सरपंच, वार्ड मेंबर, आपका प्रधान जी, आपके एमएलए जी, आपके एमपी साहब जी, या और भी जो चुनिंदा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी भी जवाबदेही है कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर, अपने वार्ड के अंदर किस तरह से आम कम्युनिटी को आप अवेयर करते हैं कि देखिए इस तरह का अपराध करने से ये सजा मिलेगी। तो अगर परिजनों को भी पता हो, वो भी अपने बेटों के साथ बात करेंगे ना कि ये कानून इस तरह से है और ऐसा करने से ये अपराध में ये सजा मिल सकती है, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। लेकिन वो वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं पाई। कागज छापे गए, कानून बन गया, पास हो गया, सब हो गया, संशोधन हो गए, लेकिन जिन तक पहुंचना चाहिए था, जिनको जरूरत थी, उन तक पहुंचा नहीं। इसलिए अपराध जो है रुकने चाहिए वो नहीं रुक पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे सरकार की ढिलाई तो इसमें है। सरकार के एजेंडे सरकार की ढिलाई कैसे मानी जा सकती है? क्योंकि ये बच्चे उनका वोट बैंक नहीं है। हाँ। ये तो अगर आपको लगता है कि नजरअंदाज किया जाता है बच्चों बिल्कुल को? बिल्कुल। अगर ये कोई बड़ा ऐसा समुदाय होता, ऐसा वर्ग होता जो रेल की पटरियां उखाड़ने की हिम्मत रखता, तो निश्चित तौर पे बदलाव होते। कोई ऐसा वर्ग होता जो आके आपकी टेबल के ऊपर बैठ के ये कहता कि ये तो आप आरक्षण लागू करो और नहीं तो हम कल से ये कर देंगे। अगर ये ताकत होती किसी वर्ग के अंदर तो ये अपराध निश्चित तौर पर रुकते और सरकार के एजेंडे में शामिल होता। चलिए, मैं ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा। ज्योति जी, 2012 की घटना और उसके बाद आज तक का जो एक लंबा सफर है, उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं दिख रहा। कानून सख्त होने के बावजूद ये सरकारें कानून सख्त कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं, लेकिन असर को दिखाई नहीं दे रहा कि सोसाइटी में कोई बदलाव आया हो। अभी निशा जी ने एक सीधा एक कटघरे में खड़ा किया है सरकारों को। सरकारें राजनीतिक दलों की होती है कि उनका वोट बैंक नहीं है। माइनर जो केसेज हैं इस तरह से बढ़ रहे हैं, एक बड़ी वजह। एक अवेयरनेस चला सकते थे आप लोग अगर चाहते तो, क्योंकि वोट नहीं है तो इस वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा इस वक्त। मैं थोड़ी सी योगेंद्र जी, निशा जोशी से इत्तेफाकी भी रखती हूँ लेकिन ना इत्तेफाकी भी रखती हूँ कि कानून की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उन लोगों तक जो क्राइम कर रहे हैं, और इसलिए हम बहुत ज्यादा असरकारक नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा मतलब जब हम छोटे बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं या बड़ी महिलाओं के साथ भी जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं पे किसी वर्ग को कैटेगराइज तो किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थितियां हैं। आपको जैसा कहा भी, आपको साधु महात्मा भी मिल जाएंगे, आपको पढ़े लिखे टीचर भी मिल जाएंगे, आपको शहर के लोग भी मिल जाएंगे, आपको लोअर कैटेगरी के लोग भी मिल जाएंगे, आपको शराबी भी मिल जाएंगे, तो आपको बड़े संत महात्मा भी मिल जाएंगे। तो ये तो ऐसा होना कि जानकारी नहीं हो और इसलिए क्राइम बढ़ रहा हो, मैं इस बात से थोड़ी सी नाइत्तेफाकी रखती हूँ कि बाबाओं को जानकारी नहीं है, शिक्षक को जानकारी नहीं है, वकील को जानकारी नहीं है और फिर भी वो क्राइम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जो मेन जो मानती हूँ, मुझे लगता है कि कानून तो है
लेकिन उस कानून की सजा हमें मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि शायद उनके हौसले इस बात से बुलंद है कि हम कानून कैसे भी हैं, जो हमारा प्रशासनिक पूरा अमला है या हमारी न्याय व्यवस्था है, उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक बच भी जाएंगे और कई बार तो हम ये जो डर की कमी है, इस डर की कमी है। मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि कानून बना देना, कानून तो मैंने आपको सबकी एक एग्जाम्पल दिया था, आज एक एग्जाम्पल को दिखाना चाहिए। हेलमेट आप अपने घर से निकल गए, आप शहर में निकल गए, आप हेलमेट पहन के क्यों निकल रहे? अपनी जान की परवाह से नहीं निकल रहे। यदि जान की परवाह से निकलते तो शहर के बाहर भी अगर आप निकलते तो हेलमेट पहन के निकलते। आप अपनी जान की परवाह से नहीं निकल रहे, चालान के डर से, आप चालान के डर से, आपको पता है कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाला मिल जाएगा। जोशी साहब ने एक बात कही है अभी, इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दल क्योंकि सोसाइटी को बदलने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, उनके जो वर्कर्स एक वॉलेंटियर की तरह समाज चेतना के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। मैं इस बात से दरकिनार नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरी फिर भी पहली प्रायोरिटी, मैं मानती हूं कि किसी भी कानून के साथ साथ जागरूकता इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जागरूकता तभी काम कर पाती है जब आपके मैं इसको बात को आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। आप हेलमेट के लिए कितनी चेतना ला दीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बचोगे, आप इस हेलमेट से आपकी बड़ी जान बचेगी, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करने के लिए नहीं खड़ा होगा तो कोई व्यक्ति नहीं पहन के जाएगा। डर बहुत बड़ी चीज है, और कानून का वो डर जो है वो अभी तक इस तरह की घटनाओं में दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ा कारण है कि वो डर जो सरकारों को जो पैदा करना चाहिए वो डर नहीं दिखता। और मैं निशा जी की इस बात से सहमत हूं कि आप यूं कहें कि वो बच्चे वोटर, मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि वोट बैंक है नहीं, क्योंकि महिलाओं की बात है। मुझे लगता है ये बात कम से कम आधी आबादी की तो है ही, आधी आबादी की नहीं हो तो वो आधी आबादी तो कम से कम वोटर है ही। और वो अगर आधी आबादी अपने लिए खुद के लिए नहीं लड़ेगी तो फिर वो किसके लिए लड़ेगी, और वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। और मैं मानती हूं कि जो नीति निर्धारक मैं इस तरह की घटनाएं जब आती हैं सामने तो मैं महिला आरक्षण विधेयक की पुरजोर समर्थन करती हूं, इस जगह पर आकर के करती हूँ कि वो नीति निर्धारक अगर के जगह पर अगर महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो आपकी जागरूकता और आपकी नीति निर्धारण को करने में निश्चित रूप से मैं इंडिविजुअली इससे सपोर्ट भी करता हूँ कि देखिए, कानून बनाने में जब तक भूमिका महिलाओं की नहीं बढ़ेगी तब तक राजनीति में ये बात कहा जाता है कि जब इलेक्शन से पहले सामने भीड़ तो बहुत दिखती है महिलाओं की, लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट हो चाहे आप असेंबली में हो, जब तक आपकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी कानून में दखल नहीं होगा। बात सही है, लेकिन आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आज कानून महिलाओं के अनुसार नहीं बन पा रहा है, कमी है, उनको सुना नहीं जा रहा? नहीं, कानून के में तो हम कोई कमी नहीं, बनने में कोई कमी नहीं महसूस कर रहे। आपने अभी जो छोटी बच्चियां थी उसके लिए भी आप कानून ले आए और आपने बता नहीं कुछ कि हम उसको फांसी की सजा देंगे। तो कानून तो मुझे लगता है कि निशा जी भी मेरी बात से सहमत होगी, कानून बनने में कभी कोई कमी नहीं है। हमको जो कमी जो महसूस हो रही है उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में महसूस हो रही है। वो कानून बना हुआ है, किताबों में है, लेकिन अगर उससे किसी को सजा ही नहीं मिल पा रही है, अगर वो मैसेज ही आपका समाज में नहीं जा रहा है कि उस कानून का क्या असर हो सकता है, तो फिर और वो असर तभी जाएगा जब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट होंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स खड़े होंगे कि इस बच्ची के साथ घटना हुई, 10 दिन के अंदर ये रिजल्ट आया और इसको फांसी की सजा दे दी गई। इस महिला के साथ ये घटना हुई, 1 महीने में रिजल्ट आया, इस व्यक्ति को ये सजा मिल गई। कम से कम आप 2, 4, 5, 7, 10 एग्जाम्पल तो ऐसे क्रिएट करिए। हमें ढूंढने से नहीं मिलते एग्जाम्पल्स जहां सजा मिल गई हो, ढूंढने पर नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि सरकारों की उस मंशा को दिखाता नहीं है कि हम देखिए, कानून बना देना और उसे रख देना एक बहुत आसान काम होता है, लेकिन सरकार की मंशा तब दिखती है जब उस कानून की सख्ती से पालना करवाने में वो अपने प्रशासनिक अमले को हम यूं बाध्य कर दे कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चीज इस चीज का आपका कहना है कि एक मैसेज जो जाना चाहिए था सोसाइटी में वो नहीं जा रहा कानून का, कि बिल्कुल कानून और कानून के शिकंजे में आने के बाद किस तरह से हमने फास्ट कार्रवाई की है, ये एक मैसेज नहीं जा रहा। और समय के साथ साथ धीरे धीरे चीजें धुंधला सी जाती हैं। वो जो विक्टिम होती है वो फिर उसके परिवार। छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी योगेंद्र जी इसमें कि ये आपने अगर 2, 4, 5, 7 एग्जाम्पल दे दी ना, वो आपकी जागरूकता का सबसे बड़ा हथियार है।
जब आप जाओ, मुझे लगता है सरकार बहुत आसानी से जागरूकता का काम कर सकती है। देखो अगर ये घटना होती है तो इस तरह की सजा मिलती है। देखो अगर ये घटना होती है, अगर राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, फांसी की सजा का कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन रेशो भी वैसा ही होना चाहिए जिसकी उम्मीद की जा सकती है। और यहीं पर मेरा सरकार से प्रश्न चिन्ह है कि आपने 4 साल क्यों लगा दिए फांसी की सजा का कानून लाने में। आप अच्छा होता पहले साल में लेके आते, आपकी मंशा दिखती। अच्छा होता आगे के 3 सालों में आपने 10-15 ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट किए होते कि अब घटनाएं रुक जाती है। तो इसलिए जरूरी होता है, पहले ला देते ना, इसलिए जरूरी होता है। जागरूक थे तो पहले 4 साल में, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? ये केस अभी तो नहीं हुए 4 साल में। आपके 2012 से निर्भया कांड चल रहा है, तब क्या कर रहे थे? आप कितने को फांसी दे दी? उस समय देखिए कानून सख्त हुआ। मैंने पहले भी कहा कि 2012 के केस के बाद जब लगा कि पूरे देश में एक अलग ज्योति शुरू हुई है और लोग बिना किसी के कहने पर सड़कों पे निकल करके आ रहे हैं और उनका एक ही मकसद था कि महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीलदा भाई जी, आपने उसको बहुत भुनाया 2013 और 14 के चुनाव में, लेकिन सवाल आप लोगों पे भी खड़ा इस नाते होता है कि अवेयरनेस जो होनी चाहिए या कानून का मैसेज जो जाना चाहिए। योगेंद्र जोशी साहब राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, निशा सिद्धू जी रोज का ऐसे लोगों के बीच बैठती हैं। वो एक मैसेज जो सोसाइटी में जाना चाहिए था वो मैसेज नहीं जा पा रहा है। और ज्योति जी ने सवाल खड़ा किया है कि फांसी की सजा का कानून आप लोगों ने बनाया, मध्य प्रदेश से पहले बनाते, शुरू में बनाते, आप ये कह नहीं पा रही हैं। सीधा इनका आरोप है कि आपने कॉपी किया है कि वहां बन गया तो हम भी बना रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसे कोई कॉपी करने की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज जो निर्णय आया है निर्भया कांड, जिसके पूरे देश की जनता ने, जैसे मैं समझती हूँ कि एक सबसे बड़ा एक आंदोलन था जिसमें देश की जनता बाहर निकल के आई थी। और उन भावनाओं को समझते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वकीलों के तमाम बहस के बावजूद भी उन्होंने उनकी सारी दलीलों को नकारते हुए उस सजा को बरकरार रखा है। मैं समझती हूँ जब इन चारों अभियुक्तों को सजा होगी तो एक नजीर बनेगी। एक दूसरा नजीर, जिस तरह से आसाराम बापू हो या जो हरियाणा का राम रहीम का केस हो या यहाँ पर फलारी बाबा हो, और जिस तरह से जो लोगों के सामने एक नजीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है, मैं समझती हूँ कि एक ये मैसेज जाएगा। और ऐसे 2-4 लोगों को जब तक फांसी की सजा नहीं हो सकती तब तक मैं समझती हूँ कि भय जो है इतना लोगों में नहीं है। और जिस तरह से जो मानसिक विकृति है लोगों की, उस पर भी एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न लगता है कि ऐसे विकृत मानसिक लोगों की पहचान किस तरह से की जाए। जिस तरह से ये बीमारी, ये निशा जी कह रहे हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये वोटर्स नहीं होते। मैं इसमें वोटर्स की बात नहीं है, ये किसी वर्ग की बात नहीं है। ये कोई छोटी बच्ची, एक बच्ची है, रेप है। अगर एक बच्ची के साथ रेप होता है तो उसका परिवार, उसके लाखों जुड़े हुए उसके आस पड़ोस के लोग और पूरे समाज के लोग, पूरे प्रदेश के लोग प्रभावित होते हैं। एक रेप की घटना कोई मामूली बात नहीं है। 3 साल की बच्ची के लिए आप क्या करेंगे? 3 साल की हम कहते हैं कि उनके लिए सेफ्टी, हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम अपनी तरफ से उनको कह रहे हैं कि आप मिर्च भी डालिए, अपने प्रोटेक्शन करिए। लेकिन ये सब चीजें छोटी बच्ची पर कहां लागू होती हैं? ये हम सबके लिए बहुत सोचनीय विषय है कि किस तरह से। बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ऐसा कोई तो कमी है। आप लोगों ने कोशिश की है कभी, जैसे आप लोग बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बूथ पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, बहुत सारी आप लोग एक्टिविटीज करते हैं, कभी इस बात को लेकर के याद है आप दोनों पार्टियों के नेता बैठी हुई हैं कि सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, उनको लिटरेट करने की आवश्यकता है। दलित बस्तियों में आप लोग जाते हैं, आपके पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पे जाते हैं आप लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पे जाते हैं आप लोग, वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन केले बांटते हैं। तो ये कभी कोशिश की जाती है कि जिस बस्ती में मलिन बस्ती कही है, उन लोगों के बीच में जाकर के कहीं जाने की कोशिश की कभी किसी ने कि हाँ बिल्कुल हमें जाना चाहिए और वहां लोगों को हम बताइए, देख एक केस ऐसा हुआ था जिसकी कोई वीडियो आप दिखा सकें कि देखे अमुक घटना हुई थी, उसके बाद में क्या असर हुआ है। क्या होता है कि जब पेन होता है पिन चुभने से तो आदमी बचता है उस चुभन से कि मेरे को दोबारा कोई पिन ना चुभोए, लेकिन जब वो पिन
दिखेगी केवल, और बस वो देखेगा कि शायद तो खिलौना जैसी चीज है, तो फिर उसका असर नहीं होता है। ये कोशिश कभी की किसी ने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम उसमें सवाल नहीं खड़ा कर रहा था, मैं उसमें सवाल बिल्कुल खड़ा नहीं कर रहा। हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ है, वो जाता है, इस प्रकार की सारी नॉलेज देता है, उनको कानून की सलाह देता है। जी, आप कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास में भी आंकड़े नहीं होंगे, और मैं सवाल सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि आप पता करिएगा कि आपके एनजीओ प्रकोष्ठ इस तरह के केसेस को लेकर के कितनी बस्तियों में गए हैं, कितनी जगह पे उन लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि आप सत्ता में हैं, एक सवाल खड़ा होता है, और ये जरूरत है इस बात की कि आज समाज में जो कुछ हो रही है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं हो पा रही है। हम केवल बस उसी में डूबे हुए हैं कि इस बस्ती से लोग हमें जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, आपकी पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, सांसद हों, एक पैटर्न शुरू कर देते हैं कि आप जाके खाना खाइए। मुझे लगता है खाना खाने की आवश्यकता नहीं, अगर वहां जाकर के लोगों को ऐसी मूवीज अगर आप लोग दिखाएं कि देखिए इस गंद से दूर रहना, आपका भी असर ये होगा। अगर कोई गलत मानसिकता अगर कोई रखता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शक्ति है यहाँ के लोगों के बीच में, और समाज में आप लोग अपनी भूमिका करो। चलिए एक छोटे से यही है। कपड़े ऐसे पहन रखे थे, रात को निकल के। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं निर्भया केस पे। निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बरकरार रखा है। मई 2017 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी 3 आरोपियों की ओर से, जिसपे ये उम्मीद की जा रही थी, उनको लगता था, तर्क भी दिए गए थे, लेकिन इस मामले को ये कहकर के खारिज कर दिया गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में एक केस है, और ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आ रहा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐसा कोई नहीं है जिसकी वजह से इस पे सुनवाई की जाए और इसे खारिज। सीजीआई जो है दीपक मिश्रा, उनकी साथ 3 जजों के बेंच ने इसे खारिज कर दिया है और फांसी की सजा बरकरार रही है। अब इनके पास में 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा जिसमें ये जाना चाहें तो क्यूरेटिव पिटीशन है जो फाइल होनी है, और एक दया याचिका राष्ट्रपति के पास। अब वो क्या रास्ता होगा, कैसे होगा, इसे कंसिडर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे कानून ये कहता है कि जिसको मौत की सजा दी जाती है उसके लिए भी अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि इसके साथ अन्याय होता है या नहीं हो रहा है, तो एक पूरा एक कानूनी पहलू है, उसमें आप जा सकते हैं, और आखिरी जो है वो दया याचिका राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए तो मैं आगे चलते हैं, और जोशी साहब के पास में एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा। जोशी साहब, रास्ते अभी भी हैं इनके पास में, अगर कहीं पे इनको कानून की जो एक उम्मीद लगती है, लेकिन अक्षय ने अपना जो फाइल नहीं की थी रिव्यू पिटीशन, उन्हें ऐसा लगता था कि बिल्कुल अब कोई बचने का रास्ता भी नहीं है और फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन केस क्योंकि इस कैटेगरी का है और कोई भी है, हमारे यहाँ आतंकवादियों को भी ये एक कानूनी जो पहलू है उससे गुजरना होता है। अगर दया याचिका पे भी कई लोग निर्भर होते हैं कि अगर ऐसा भी संभव हो, लेकिन नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन ये डिफरेंट नेचर का केस है, क्योंकि ये केस ऐसा है कि जो कानून बदलवाने में एक नजीर बना, हमारे चाहे लोकसभा में कानून बना या फिर जब भी आज कभी बात आती है तो निर्भया को 2012 वाला जो केस है उसको याद करके उसके कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। जो 2 रास्ते मैं बता रहा हूं, क्यूरेटिव पिटीशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका, क्या कुछ लगता है आपको संभावना कि इसे दायर करके कि लंबा खींचने की कोशिश की जाएगी इनकी ओर से? देखिए, क्रिएटिव पिटीशन वो पिटीशन होती है जिसमें अब तक जितने तथ्यों पर विवेचना हो चुकी उसके अलावा कोई ऐसा तथ्य जो अब तक न्यायपालिका के सामने नहीं आया हो, वो अगर वो लेके आते हैं तो उस क्रिएटिव पिटीशन पर विचार किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। पहली चीज। नंबर 2, जो राष्ट्रपति के सामने जो क्षमा याचना की जाती है उसके लिए जो पिटीशन लगती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का भी निर्णय हुआ है ये, या अब जो क्रिएटिव पिटीशन वो लगा सकते हैं ये,
इनके माध्यम से ये तमाम दस्तावेज के राष्ट्रपति के पास जाते हैं और वो निर्णय करते हैं कि आया इनको फांसी की सजा दी जाए या इसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। यह विवेचना हो रही थी कि तुरंत सजा का प्रावधान हो जी। तो मेरा आपसे निवेदन है इस टीवी चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के कानून में यह है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रोसीजर बनाया हुआ है सीआरपीसी। अब यह किया जा सकता है कि जैसे पॉस्को कोर्ट्स बनने वाली है, इसी से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित, उस कोर्ट के जो नियम वगैरह लागू होंगे, जो प्रोसीजर लागू होगा, उस प्रोसीजर में कम से कम समय लगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे विदेशी महिला चली गई, अब वापस नहीं आएगी राजपूताना फैशन वाली, तो वो प्रोसीजर डंप हो गया, ब्रेक लग गया उसमें। अगर हमारे यहां ये प्रोसीजर होता कि उसी दिन मजिस्ट्रेट रेडी, पुलिस तैयार, 164 के बयान तैयार, और उसको ये मौका दिया जाता तुरंत ही कि आप कल, आज नहीं तो कल अपने वकील को ले आइए, क्रॉस कर लीजिए। क्योंकि हमारे यहां ऐसा नहीं है, समय दिया जाता है और आप कितना भी समय मांग लीजिए, 1 महीने से कम समय में सजा नहीं दे सकते छोटी कोर्ट में। फिर अपील होती है, अपील का भी एक प्रोसीजर है, फिर उसकी अपील होती है। तो हमारा यह कहना कि हम एकदम से महीने या 15 दिन में, अगर मान लीजिए 12 में हुई और 2 महीने बाद ही आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में उनको फांसी पे कर दिया जाता, संभव नहीं है। ये संभव कहीं नहीं है, यही नहीं, विदेशी कोर्टों में भी ये चीजें नहीं है लागू। करना तो सब चाहते हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है, उस प्रोसीजर में अमेंडमेंट हो, तो हमारी सीआरपीसी में अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट होगा तो अमेंडमेंट होने पर सजा जल्दी मिलेगी। वकील जो टाइम ले लेते हैं बहानेबाजी करके, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन का टाइम नहीं मिलना चाहिए। दस्तावेज एक दिन से दूसरे दिन का टाइम नहीं मिलना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए। अब मान लीजिए डीएनए टेस्ट है, अब वो डीएनए टेस्ट राजस्थान में नहीं होता, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, कलकत्ता भेजनी पड़ेगी। तो ये चीजें रुकावट पैदा कर देती है, जिनसे न्याय मिलने में देरी पहुंचती है। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये कहा जाता है कि ट्रायल बहुत लेट होता है हमारे यहाँ अदालतों में, जजेस की वो संख्या नहीं है जो होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक को केस ऑफिसर स्कीम बनाई गई थी, लेकिन अभी भी वो डंप पड़ा हुआ है। पॉस को कानून के लिए अदालतें नहीं है हमारे पास में। अभी भी ये मामला उठाया गया है कि हर जिले में एक कोर्ट तो आप बनाइए ताकि फास्ट मूव पे आए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ जो ट्रायल का जो रेशो है वो काफी कम है अपराध की तुलना में, और जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी काफी कम हुए हैं। तो सरकारों की गंभीरता पे भी इन सब चीजों से एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, हाँ, सरकारों ने क्या किया हुआ है कि जो पब्लिक से संबंधित विभाग हैं, जैसे 3 विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पुलिस विभाग, न्याय विभाग और अस्पतालों का विभाग, जिससे मरीजों को सुविधा मिले। ये 3 तो ऐसे एसेंशियल हैं जो मिलने चाहिए, जो किसी भी समाज में आवश्यक हैं। इन तीनों के अंदर न तो इन्होंने कभी बढ़ोतरी की सोची, न कभी इनको इक्विपमेंट्स लाके दिए हैं। पुलिस देखो आप, पुलिस वो की वही है, वही ढर रहा है काम करने का, वही 1861 का कानून है आरपीआर, उससे ये काम कर रहे हैं। आप बताइए कितने साल हो गए 1861 को, अभी तक ये नया लागू नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों ने 13 पॉइंट दिए हैं कि पुलिस को ये कार्रवाई करिए पुलिस के लिए, कि पुलिस में ऐसे प्रमोशन होंगे, पुलिस में ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, सब बताया हुआ है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसके बारे में सोच नहीं रही हैं, और यही कारण है कि जब उनके बारे में नहीं सोच रही हैं तो कोर्टों के बारे में क्या सोच रहे हैं। कोर्ट का प्रोसीजर भी वही है, वही बाबू, वही रीडर, वही पीपी और वही पुलिस। जब तक इनको आप संसाधनों से तैयार नहीं करेंगे, उसका भी अभाव है, जब जिसकी तक वजह से हाँ, ये काम जल्दी नहीं हो पाएगा।
खैर चले, लेकिन बहुत सारी चीजें बदली हैं। बात सही है कि अभी भी न्याय की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि न्याय तब मिलेगा, आपके पास में सफिशिएंट कोर्ट होनी चाहिए, आपके पास में उन्हें जजेज होने चाहिए, उनका पूरा स्टाफ होना चाहिए, और प्राथमिकता के साथ में जब तक आप प्रायोरिटीज तय नहीं करेंगे कि इस केस में फास्ट होना चाहिए। केस ऑफिसर स्कीम बनाई सरकार ने, बड़ी अच्छी थी। कहा भी जाता था कि इसके तहत हम और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मामला कितना उछल पा रहा है इस पे डिपेंड करता है। ज्यादा उछल रहा है तो फटाफट उसमें नेताओं की एक लंबी लाइन लगती है कि इस मामले में हम पीड़िता को ये भी उपलब्ध कराएंगे, हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन ऐसे कितने केसेस सामने आते होंगे जो बेचारे समझ के अभाव में कैसे जाना है, कहां जाना है, उसके अभाव में कितनी यातनाएं सहते रहते होंगे। समाज में एक ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, ये तो आपके सामने आ रहे हैं केसेस, हम जिक्र उनका कर रहे हैं। निशा जी, आपके पास में जाना चाहूंगा मैं कि एक बड़ी वजह मान सकते हैं, दो बातें हैं। देखिए, बदलाव तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केसेस आ रहे हैं सामने, मीडिया हाईलाइट कर रहा है उनको, रिपोर्ट्स आती हैं, तो हमें पता लग पाता है कि हाँ किस तरह के केसेज और हमारी मानसिकता समाज की किस दिशा में जा रही है, उसका मालूम चलता है। लेकिन पहले कभी, बहुत पहले आपके पास में तो बहुत सारे विक्टिम आते होंगे कि जो दुष्कर्म की पीड़िता है, ये जोशी साहब बैठे हैं और मुझे कहने में मतलब को ये संकोच नहीं हो रहा, इस बात को स्वीकार भी करेंगे। कहा यह जाता था कि जब पुलिस कार्रवाई शुरू होती थी, मेडिकल की हो, चाहे पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे अदालत के दरवाजे तक जाने की बात हो, तो पीड़ित ये समझती थी कि इस रेप को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि असली रेप उनका वहां से शुरू होता था और किस किस दौर से गुजरना पड़ता था, कितने दिन लग रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी बुलाया जा रहा है। कई बार परिवारजन कहते थे कि कंप्रोमाइज करना ज्यादा ठीक है, बहुत सारी। लेकिन आज ये स्थितियां नहीं है, अवेयरनेस भी आई है, कानून भी सख्त हुआ है, फास्ट भी हुआ है। पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन और गुंजाइश है। सरकार कोई भी हो, पास्को को लेकर के क्या स्थिति है, कानून बन गया, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अदालतों की पोजीशन क्या है? तो क्या लगता है कि इस दिशा में जिस तरह से हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए थे वो बढ़ नहीं पा रहे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं अभी भी, जब पीड़िता खासतौर पर रेप विक्टिम की बात करें तो वो सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया जा रहा है। शर्म के मारे समाज के ताने जो है अभी भी, और मैं आपको गिना सकती हूँ कि शेखावाटी के कुछ मामले, सिरोही जिले के मामले, बाड़मेर के मामले, जहाँ पे उसने कैरोसिन डाल के या पॉइजन पी के या फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या सिर्फ इसलिए की है कि मेरे साथ ये घटना घटी है और अब समाज मुझे जीने नहीं देगा। और ये कोई, मैं पिछले दशक की बात नहीं कर रही, इन्हीं 2-3 सालों के अंदर की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, सुधार की और ज्यादा आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से होना चाहिए वैसा अभी तक है ही नहीं है। अभी भी कोई बेटियों के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार होता हो घरों के अंदर, ऐसा नहीं है। मुझे ध्यान आ रहा है, जोशी जी, एक मामला था, याद है, अपन एक होटल के अंदर से उस जालूपुरा थाना इलाके में आप थे और हम लोग वो तांत्रिक को पकड़ के लाए थे जिसने कहा था कि तुम्हारी योनि का शुद्धिकरण करूंगा। yes. वो हाथ दिखाने गई थी बालिका। तो यहाँ झूठ, पाखंड, अंधविश्वास के नाम से भी बेटियों को, आप में से किसी साथी ने बाबाओं का जिक्र किया था, तो निश्चित तौर पे इस तरह से भी लूटा जाता है। और कितने मामले, क्योंकि टिप्स पर रहते हैं और हर जगह पे राजनीतिक दल नहीं पहुंच पाते, हर जगह पे वो विभाग उस तरह से काम नहीं करते। बेशक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कंपनसेशन की स्कीम्स हैं, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि जब वो कई कई महीनों के बाद लौट लाट के हमारे पास वापस आते हैं, देखो साहब हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। तो वो जो स्वतः सो मोटो एक्शन होना चाहिए था, जैसे ही कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, आपका मेडिकल हुआ, 164 के बयान हुए और तुरंत उसको रिलीफ देना चाहिए था कंपनसेशन का, वो प्रोसीजर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाना चाहिए था। उसके लिए किसी निशा सिद्धू की, किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें अनावश्यक डिले होता है जो पीड़िता को, बाकी न्याय में तो है ही, लेकिन ये भी सरकारों की प्राथमिकता की बात है। सरकारों की प्राथमिकता की, आपने कहा कि वो वोट नहीं है, इस वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज ये पास्को कानून जैसे होने चाहिए वो कानून नहीं है। कानून है लेकिन अदालतें नहीं है, आपके पास में इतना स्टाफ नहीं है कि आप फास्ट मूव कर सकें। जांच एजेंसियां हैं, उनको इतना संसाधन नहीं मिल पाता है कि होना चाहिए। तो कानून बना देने से, राजस्थान में फांसी की सजा का कानून बन गया, मध्य प्रदेश में बन गया, लेकिन राजस्थान की हम देखें,
शायद ऐसा कोई दिन जाता होगा जिसमें अखबार की सुर्खियां नहीं बनती हो, मीडिया में नहीं आते हो कि एक नाबालिग के साथ में, और ऐसे एज ग्रुप, मैं तो कहता हूं कि सोच भी नहीं सकता कोई, उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हमारे समाज में हो गया कि बिल्कुल इन सब चीजों का कि फांसी की सजा से बड़ा क्या कानून हो सकता है? या फिर ये हो सकता है कि दुबई की हम अक्सर चर्चा सुनते हैं, लोग कहते हैं कि वहां कानून इतना सख्त है कि वहां कोई बच नहीं सकता, तो हमारे यहाँ गलियां निकाली जाती हैं, संरक्षण मिल सकता है जिसकी उम्मीद की जाती है, ये सब रास्ते हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं एक बात फिर कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ एक केस का जिक्र करना चाहती हूँ, 5 साल की बालिका का, जयपुर जिला का ही मैटर है, कहीं बाहर का नहीं है। जब उसके साथ रेप केस हुआ और उसके बाद 2 साल बाद वो वापस ट्रायल में आया, हम उस बच्चे को चाहते हैं कि वो उस घटना को भूल जाए जो बुरा वक्त उसने उस वक्त देखा, क्योंकि उसका गला दबा के, उससे रेप हुआ, गला दबा के फेंक दिया 2 किलोमीटर दूर ले जाके, वो तो जिंदा बच गई। और 2 साल बाद वो ट्रायल में आता है, लेकिन अपोजिशन का जो वकील है वो कहता है कि मुझे तो बहस करनी है, मुझे तो सवाल पूछने हैं। तो मुझे लगता है कि हम वापस उस बच्चे को उसी सदमे में डाल रहे हैं। और हमें पूरे 10 दिन लगे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करते हुए, रोज उस बच्चे की काउंसलिंग करवाते थे। 10 दिन बाद वो बच्ची उस बात के लिए तैयार हुई, वापस उस घटनाक्रम को बताने के लिए। देखिए, ये जो प्रोसीजर्स हैं इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। मुझे लगता है कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे, पोक्सो कानून का होना, या उसमें बदलाव करना, या फांसी की सजा तक आप ले जाना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो, ढांचा तो आपके पास वही है, गलियां वही हैं, वहीं से ही आपको गुजरना, कुछ है ही नहीं आपके पास। आप कैसे करोगे? आप कम से कम उस बच्चे को तो उस सदमे से बाहर निकालो, उस औरत को तो सदमे से बाहर निकाल दो। यदि इतना ही कर लोगे तो वो लड़ लेगी समाज के साथ। चलिए ज्योति जी हमारे साथ में। ज्योति जी, देखिए, बदलाव की जिम्मेदारी सबकी है और होना भी चाहिए, क्योंकि वक्त सिर्फ आज अगर निर्भया का केस आया है, हम चर्चा कर रहे हैं, या किसी अबोध बच्ची का अगर कहीं को मामला आता है तो हम चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कहीं पे भी कोई किसी भी तरह, तो उस पर वहीं पर उसका विरोध होना चाहिए। हम उसे पी नहीं सकते। कई बार ये स्थितियां भी बनती हैं कि उसी पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है कि नहीं, के वक्त ऐसा हुआ था। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पे भी सियासी रंग चढ़ने से बाज नहीं आता है, और ये चाहे निर्भया का केस हो, निर्भया का केस में भी यही हाल था। सवाल खड़े किए जा रहे थे, आपके वक्त क्या हुआ, हमारे वक्त क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि सरकार बेशक किसी की भी हो, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है। वो आप लोग महसूस करते हैं? मैं बिल्कुल महसूस करती हूँ। मैं सहमत हूँ निशा जी की बात से पूरी तरीके से इस मामले में, कि हम कहते जरूर है रेप विक्टिम को कि वो पीड़िता है, और हमारे समाज में और हमारी कानून व्यवस्था में स्थिति ये बन जाती है कि अपराधी को तो पता नहीं सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उस पीड़िता को निश्चित रूप से सजा मिलती है। सुसाइड कर लेती है तो फांसी की सजा हो गई उसके लिए, और नहीं तो आजीवन कारावास की सजा तो उसके लिए है ही है। और हम यूं कहें कि उसके अलावा जो उसको जो रोज जो फेस करना पड़ता है, तो मतलब यहाँ पीड़िता को सजा तो मिल ही रही है। इसमें तो हम हमारे समाज का दोष दें चाहे हम कानून व्यवस्था का दोष दें, दोष है, और इस बात को तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैं इस बात में यूं भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है जो बातें अभी कही भी गई निशा जी के माध्यम से। कोई केस हो रहा है, हमने कुछ ऐसे हमने एक सेंटर्स बनाए अपराजिता के नाम से, सरकारों के समय में कुछ होता रहा है किसी भी सरकार के, जहां पर वो एक जगह पहुंच जाए, वहीं पर ही उसको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, वहीं पर ही उसको वकील की सुविधा मिलेगी, वहीं पे उसको कानून की जानकारी मिलेगी। इस तरह के सेंटर्स डेवलप किए गए, ये हर जिले में होने चाहिए थे, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सरकारों की इच्छा शक्ति और उनको जरूरत, प्राथमिकता उनकी नहीं रही, और वो नहीं बने। नहीं तो एक विक्टिम अगर कहीं पीड़िता हुई है और एक सेंटर ऐसा हो जहां उसको जाने के बाद लगेगा कि मुझे हर तरह की हेल्प मिल सकेगी, वो हेल्प मिलने की कोई संभावना ही नहीं दिखती। पहला तो यहीं पर ही खत्म हो जाती है वो, कि उसे कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही। और दूसरा, जब वो आगे जब बढ़ती है, कुछ परिवार के सपोर्ट से, कुछ समाज के सपोर्ट से अगर वो लड़ने की कोशिश करती है, तो उसमें भी उसी तरह की बहुत, आपने ठीक बात कही कि क्यों नहीं हर जिले में, हम जिन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इनके लिए हों, कानून के तहत जो कोर्ट्स हर जिले में बननी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बनी? हमें निश्चित रूप से ये सवाल सरकारों पर उठते हैं कि क्यों नहीं बनी। बननी चाहिए। अगर आप हर जिले में कोर्ट बना दोगे, थोड़ी सी आपकी स्थितियां, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक प्रोसीजर होता है,
उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर वो प्रोसीजर अगर चलता हुआ दिखे तो शायद एक उम्मीद रहती है कि हमें अभी आपको संदेह कहाँ लग रहा है कि अभी संदेह क्यों लग रहा है आपको कि जो सेंटर्स हैं वो प्राथमिकता में नहीं है अभी? देखिए, नहीं अगर आपका नहीं बन रहे हैं तो प्राथमिकता में नहीं है, अगर बनते तो प्राथमिकता में होते, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जी मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ज्योति जी प्रधानमंत्री हो चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, दावा ये किया जाता है कि बेटियों के लिए हमने एक अभियान चलाया है और प्राथमिकता में है, तो आप इसे खारिज क्यों कर सकती हैं? मैं इसलिए खारिज करती हूँ, आप खूब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करो, उसे जन्म देने के लिए भी कहो कि हाँ वो जन्म ले, उसे पढ़ने के लिए भी भेजो, जब वो जन्म ले पढ़ने के लिए जाए और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए और उसका जीवन, मैं तो यूँ कहूंगी हम जो रेप के जो अपराधी हैं उनके लिए हम सोचते हैं कि कुछ मानवीय पहलू होने चाहिए। वो अपराध उन्होंने जो किया है क्या वो मानवीय है, क्या उसकी वो सीमा है, वो जो भुगत रही है वो पीड़िता, उसको तुम यूं कहें कि एक नारकीय जीवन उसका हो जाता है, कोई कहने में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खूब बातें कर ले, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा ही नहीं है, वो पढ़ने जा रही है, कैसे जन्म दे एक माँ बाप अपनी बच्ची को, कैसे उसे पढ़ने भेजे जब उन्हें लगे कि वो वहां तक जाएगी तो वो सुरक्षित ही नहीं महसूस करेगी अपने आप को। तो मुझे लगता है एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि हम उनके लिए एक सुरक्षा का माहौल मुझे लगता है सबसे पहली जरूरत है ये। अगर आप सुरक्षा का माहौल दोगे तो लोग बेटी जन्म देने में इतना ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। आप उन्हें अगर एक ऐसा माहौल देंगे जब वो सुरक्षित रूप से स्कूल तक पहुंच सकती है, वहां पे पढ़ सकती है, तो शायद वहां पे भेजने से वो चूकेंगे नहीं। तो बहुत बहुत बड़ी जरूरत है बच्चियों के लिए बचाने के लिए। और जहां हम सुरक्षा के मापदंड देख रहे हैं, सुरक्षा की बातें देख रहे हैं, हम रोज इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होते हुए देख रहे हैं और उसके अनुरूप जो रिजल्ट्स आने चाहिए अपराधियों के लिए, जो भय पैदा होना चाहिए अपराधियों के मन में, उसे हम गिरता हुआ देख रहे हैं। तो दोनों तरफ से दिशाएं अगर हम देख रहे हैं तो मैं आपके पास आना चाहूंगा शील जी। एक तरह से प्राथमिकता पे भी सवाल खड़ा किया है कि अगर चीजें नहीं हो रही तो आपकी प्राथमिकता में नहीं है, और दूसरा इफेक्टिव कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि हाँ जिसका कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल कानून का डर है किसी में। नहीं, देखिए जैसे अपराध सेंटर की ये बात कर रही थी, वो भी हैं, फास्ट ट्रैक होने चाहिए, हर जिले में होने चाहिए, और जो सारे कानून बने हुए हैं, सुरक्षा की भी पूरी बात है, पूरी व्यवस्था है, स्कूलों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, हेल्पलाइन भी है, ऐप के जरिए भी ये सब किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा एक प्रश्न जो है वो ये है कि जब आप देखिए कि घर में बेटी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी आपने देखा कि एक 3 बहनों ने अपने बाप के लिए किया। आज आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे कि ज्यादा चाहते हैं। मेरी एक बात नहीं, क्या सजा दोगे बाप को? आप देखो ना, आप देखिए वो तो है, देखिए सुरक्षा की पहले बुरी बात सुन लीजिए। तो जितने भी आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो वो तो नजदीक है, वो उसके पड़ोसी है या उसके चाचा है या भाई है। ये मानसिक विकृति, ये हमारे सामाजिक संस्कृति का बिखराव, ये कहाँ जा रहा है? ये भी एक प्रश्न है, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। ये घर से सजा बराबर की है, लेकिन समाज में ये जागृति लाना भी तो बहुत जरूरी है। ये हमें अपने घर से तो शुरुआत करनी जरूरी है। जब बेटी घर में बाप से सुरक्षित नहीं है, भाई से सुरक्षित नहीं है, चाचा से सुरक्षित नहीं है, तो ये वो बाकी बातें तो सेकेंडरी हो जाती है। जी, सबसे बड़ा दल है आपका, सबसे बड़ी पार्टी है भारत के अंदर, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी करते। इतने आपके वॉलंटियर, इतने सदस्य हैं, तो जब वोट मांगने का काम कर सकते हैं तो क्या ये जागरूकता का काम नहीं कर रहे होंगे क्या? ये आप सोचिए कि हमारे घर में ये बात भी पहुंचा सकते हैं। कच्ची बस्तियों में जा रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके जा रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आजादी से पहले का इसी राजधानी के अंदर एक स्कूल है और उन्होंने ये कहा कि पहली आप महिला है, मुझे कहा कि आप ही आजादी से पहले तो स्कूल में राजधानी में कोई ज्ञान नहीं है। क्या सोचना है? इतना करने के बाद लोगों में भय नहीं है कि वो मतलब इतना करने के बावजूद अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। मैं तो राजधानी
यानी कि उस स्कूल की बात करती हूँ, ब्रह्मपुरी का, छोटा अखाड़ा का, आजादी से पहले का वो स्कूल है। जब इस बार मैं कानून की कार्यशालाएं करने के लिए उन स्कूलों में गई, 100 स्कूल की हैं जयपुर शहर के अंदर, उस स्कूल में गई तो वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि मैडम आप पहली व्यक्ति हैं जो इस स्कूल के अंदर कभी आई। यदि ये हशर है मेरे प्रदेश का, जो उसके स्कूलों का, तो फिर हम कैसे किसी जागरूकता की बात करते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे अवेयर होंगे और पढ़े लिखे नागरिक बनेंगे और कानून की पालना करने वाले होंगे, क्योंकि कानून तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। असल दिक्कत वहां पे, ये हमारी आपस की कोई विवाद नहीं है, बात ये है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। आज जैसे 2 लाख प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख लोग आए और उसके अंदर टीवी दिखाए गए कि चूल्हा मिल गया, हाँ सब मिल गया, तुम्हें क्या मिल गया, ये मिल गया साहब, मेरे घर आनंद हो रहे हैं, मकान मिल गया, मिल गया। मैं ये कहता हूं अगर प्रधानमंत्री 5 मिनट ये निकाल लेते कि उन 2 लाख लोगों को ये बता पाते, क्योंकि शरीर का जो अपराध है घृणित अपराध है, इसके अलावा दूसरा अपराध नहीं है। मर्डर होते हैं वो होते रहेंगे क्योंकि वो एक दूसरे की रंजिश की वजह से होते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। लेकिन बलात्कार जैसा घृणित अपराध, इसको रोकने के लिए अगर प्रधानमंत्री, अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वहां तक ये बात पहुंचाएं कि जो भी बड़ी सभा होती है 2 लाख लोगों, लेकिन सरकार का दावा है, बीजेपी का दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा देश कहां से आई? नहीं, ये चीज इसमें नहीं आई। आज के अखबार में आप देख लीजिए, आज के अखबार में देख लीजिए, ये चीज इसमें नहीं है। अखबार में आज ये चीज आनी चाहिए कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने इतने लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, ध्यान रखना अगर इस प्रकार के अपराध करोगे तो ये सजा मिलेगी। ये कहने वाला ही नहीं है। 2 लाख लोगों को बोले तो वो पब्लिक में अंदर जाए। देखिए, एक मैसेज के लिए आप पिक्चर बनाइए कि अमुक व्यक्ति का ये केस किया था, उसका देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो आप जैसे आपको उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर मिल रहा है कि आपको साइकिल मिल रही है, स्कूटी तो इसमें सजा मिल रही है, ये भी दिखाया जाए। सजा मिल रही है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ये भी एक एजेंडे में शामिल करना चाहिए। आज मीडिया ट्रायल करते हैं, मीडिया बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, अरे साहब पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चरों के पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उसमें दिखाओ, हम ये कह करके बताते ही नहीं है। और आरोपी हो, चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, हम अगर ये धारणा अगर तय करना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और बिल्कुल खुलकर के सामने आना चाहिए, क्योंकि एक अवेयरनेस की बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, कानून का इंप्लीमेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि कानून का डर आम जन तक पहुंच सके। हमें विचार करना चाहिए कि छोटा सा मुल्क दुबई, जहां पे अपराधों का रेशो क्या है और हमारे यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी है जिससे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।